दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन साम्राज्य के ऊपर बर्बर जातियों के आक्रमण के बारे में। तो ये बर्बर जातियां या बारबेरियंस कौन थे जिन्होंने 3 महाद्वीपों तक फैले हुए उस माइटी रोमन साम्राज्य की नींव हिला दी, जिसके सामने बड़े बड़े देशों की सेनाएं भी घुटने टेक दिया करती थी और अंततः उस रोमन साम्राज्य के अंत का ये बहुत बड़ा कारण बने। रोमन साम्राज्य के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज पढ़ चुके हैं, जिसमें प्राचीन रोम का इतिहास हमने देखा था। 753 बीसी में जब रोम की फाउंडेशन रखी गई थी, रोम शहर की फाउंडेशन रखी गई थी, उससे लेके 27 बीसी तक जब ये रोमन रिपब्लिक रहा है, वहां तक का इतिहास हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने रोमन रिपब्लिक से रोमन साम्राज्य का इतिहास पढ़ा था कि जब रोमन अंपायर बना था 27 बीसी में, और उसके बाद इस रोमन अंपायर का हमने पूरा का पूरा इतिहास देखा 476 एडी तक, जब रोमन अंपायर जो वेस्टर्न रोमन अंपायर है वो फॉल नहीं कर गया, वहां तक का इतिहास हमने देखा। और आज भी इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि 476 एडी में ऐसा क्या हुआ था कि जो पश्चिमी रोमन अंपायर था, जो वेस्टर्न रोमन अंपायर था, उसका कोलैप्स हो गया। इसको देखेंगे। उसके अलावा हमने ये वीडियो भी पढ़ लिया है जिसमें हमने ईस्टर्न रोमन अंपायर, जिसको बैजेंटाइन अंपायर कहा जाता था, इसका इतिहास रहा था 330 एडी से लेके 1453 एडी तक, जब तक इसका फॉल नहीं कर गया। ये इतिहास हम ऑलरेडी रोम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब फाइनली हम बात करेंगे कि ये जो रोमन साम्राज्य था, इसका अंत कैसे हुआ था बारबेरियंस के हाथों। ये बारबेरियंस कौन थे, कहां से आए थे, इन्होंने रोम के ऊपर सैकड़ों सालों तक अटैक क्यों किए, क्या है इनकी पूरी कहानी, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जिन लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इन वीडियोस को देखोगे तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपने नहीं देखा है तो मैं आपको सबसे पहले जियोग्राफी से शुरू करता हूं कि कहां था ये रोमन साम्राज्य और इसकी क्या कहानी रही है। तो रोम जो है इटली की राजधानी है आज के समय। यहां पे एक छोटा सा शहर था, वहां पे इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 753 एडी में। उसके बाद ओवर द टाइम, सेंचुरी टू सेंचुरी, ये साम्राज्य बड़ा होता गया और 3 महाद्वीपों तक ये साम्राज्य फैल गया था। 3 महाद्वीप कौन कौन से? एक था यूरोप, इधर है एशिया और इधर है अफ्रीका। नॉर्दर्न अफ्रीका में भी ये था। तो पूरे मेडिटेरियन के क्षेत्र पे इनका शासन हुआ करता था। लेकिन इधर वाले क्षेत्र से कुछ इन्वेजन हुए जिनको हम जर्मेनिक इन्वेजन या फिर बारबेरियन इन्वेजन कहते हैं। उसकी कहानी को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इस मैप को भी देख लीजिए। जब रोमन साम्राज्य अपने पीक पे हुआ करता था, लगभग 117 एडी के आसपास का ये मैप है, जिसमें रोमन साम्राज्य इतने बड़े क्षेत्र पे रूल किया करता था। इतना बड़ा क्षेत्र इसमें आपको देख रहा है। आज के समय का जो टर्की वाला क्षेत्र है, इजिप्ट वाला क्षेत्र है, उसके अलावा मिडिल ईस्ट में ये जो क्षेत्र है जूडिया वाला क्षेत्र, जिसमें आज के समय वेस्ट बैंक, गाजा, इजराइल, ये सारे देश हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश हैं, स्पेन है, गोल्स हैं, फ्रांस है, इटली है, मैसिडोनिया है, ग्रीस के पूरे क्षेत्र हैं, बाल्कन्स हैं। सारा का सारा क्षेत्र इस रोमन साम्राज्य के अधीन आया करता था। उसके बाद क्या होता है, ये साम्राज्य धीरे धीरे करके वीक पड़ता है। इसमें कुछ इंटरनल रिवोल्ट्स भी होते हैं, सिविल वॉर्स भी होते हैं, जो एम्परर्स हैं उनके बीच में भी लड़ाई होती है। और अंततः एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 2 भागों में बांट लिया जाता है कि इसका जो प्रशासन है वो आसान हो जाए, और 2 भाई इसको बांट लेते हैं 395 एडी में। इधर वाला हिस्सा है, इसको वेस्टर्न रोमन अंपायर कहा गया, इधर वाले हिस्से को ईस्टर्न रोमन अंपायर कहा गया। तो ओरिजिनली जो अंपायर था, जिसको वेस्टर्न रोमन अंपायर कहा जाता है, इसकी राजधानी रही रोम और इधर वाले हिस्से की राजधानी रही कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी आज का इस्तांबुल शहर। ठीक है, तो ये सब बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इस रोमन अंपायर के ऊपर जो जर्मेनिक इन्वेजन हुए, जो जर्मेनिक ट्राइब्स ने इनके ऊपर अटैक किए, उनकी बात देखेंगे। तो लगभग 100 एडी से लेके 100 सीई से लेके 500 सीई के बीच में लगभग 400 साढ़े 400 सालों तक जो यहाँ पे अटैक हुए हैं रोमन अंपायर पे, जो जर्मेनिक ट्राइब्स ने या बारबेरियंस ने अटैक किए हैं, उसका ये मैप है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी ट्राइब्स दिखेंगी। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उनमें एक है हुण, एक है विजिगोथ, एक है ओस्ट्रोगोथ, एक है वेंडल्स। इन सभी को आप ध्यान से देखिए। वेंडल्स कौन है? देखिए, वेंडलाइजेशन क्या होता है? तोड़ फोड़ मचाना, पूरी तरीके से किसी चीज को ध्वस्त कर देना। ये शब्द जो है वो इसी ट्राइब से बना है, वेंडल। तो ये वेंडल जो है, इन्होंने इनके ऊपर अटैक किया है। ये इनका पहले के इन्वेजन यहाँ हुए, उसके बाद इन्होंने अटैक करने शुरू किए और अफ्रीका वाले रीजन में जाके इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे जाके सेटल डाउन हो गए। कहाँ से आए थे, इनकी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो विजिगोथ हैं, इनको आप देखिए, ये कलर जो दिख रहा है आपको,
पर्पल सा कलर जो दिख रहा है, यहाँ पे विजिगोथ, और ये गोथ पहले यहाँ से आए और यहाँ पे ओस्ट्रोगोथ और विजिगोथ के बहुत सारे अटैक दिखेंगे और बाद में जाके यहाँ पे सेटल हो गए। उसके अलावा ओस्ट्रोगोथ हैं वो जाके यहाँ पे सेटल हो गए। हुण जो हैं वो एक जगह टिकते नहीं थे। कहां से आए थे? हुणों का तो एक बहुत ही लंबा इतिहास है। हुणों ने तो भारत पे भी आक्रमण किया है। इनका ओरिजिन कैसे कहां पे हुआ, इसके ऊपर इतिहासकारों में काफी मतभेद हैं। क्या मतभेद हैं उसको हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे मैं आपको एक ब्रीफ बता दूंगा कि हुण कहां से आए थे, कौन थे, क्या करते थे। तो ये जो बारबेरियंस थे, इन्होंने ये बेसिकली कौन थे, कहां से आए थे, कितने इन्होंने अटैक किए, तो ये अगर आप कहानी देखोगे तो इन्होंने सैकड़ों की संख्या में अटैक किए हैं इस रोमन अंपायर के ऊपर। और इन्होंने इतने अटैक किए हैं, लगभग 200 बीसी से इन्होंने अटैक करने शुरू किए थे और 476 तक इन्होंने कंटिन्यूअसली रोमन्स के ऊपर अटैक करे। और उसके अलावा 476 में फाइनली जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद ये अटैक्स होने थोड़े कम हो गए। हालांकि बाद में दोबारा ईस्टर्न रोमन अंपायर के ऊपर, जो बैजेंटाइन अंपायर था, उसके ऊपर भी ये अटैक किया करते थे। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है 476 तक जो अटैक हुए थे वेस्टर्न रोमन अंपायर पे, उनको पढ़ना है। तो ये जो माइग्रेशंस हुए थे, कहाँ से हुए थे माइग्रेशंस, उस कहानी को देखेंगे और कौन थे ये लोग, इनको देखेंगे। ये मूवी आपने देखी होगी ग्लैडिएटर, इसके बारे में मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ। ग्लैडिएटर में रसेल क्रो ने जो रोल किया है मैक्सिमस का, जिसमें ये सिपाही सलार हुआ करते थे, मैक्सिमस इनका नाम हुआ करता था। ये एक बहुत ही अच्छे मिलिट्री जनरल थे जो मार्कस ऑरेलियस की लीडरशिप में, जब वो एम्परर हुआ करते थे, उनके अंडर। तो ये जो पहला मूवी का ओपनिंग सीन है, उसमें जो अटैक दिखाया जाता है, जो बैटल दिखाया जाता है, वो बारबेरियंस के खिलाफ ही होता है, जो कि सालों तक, 12 साल तक इन्होंने इनके खिलाफ जंग लड़ी है मार्कस ऑरेलियस ने। हालांकि इन्होंने इन इन्वेजन्स को एक बार के लिए दबा दिया था, लेकिन फिर से ये अटैक्स होने शुरू हो गए जब ये जो रोमन साम्राज्य है ये दोबारा ताकतवर बना तब। तो बात करते हैं बारबेरियंस कौन है। ये बारबेरियन शब्द कहां आया? बारबेरियन यानी बर्बर, जो निर्दयी हो, जो बहुत मतलब तोड़फोड़ मचाता हो, ये कौन है? हालांकि ये जो बारबेरियन शब्द है, ये जो लोग थे, लैटिन लोग जो हुआ करते थे उस समय रोमन साम्राज्य के, ये हर किसी को बारबेरियन कह देते थे। जो भी इनके ऊपर अटैक करता था उसको ये बारबेरियन कह देते थे। मतलब उसको ये एक तरह से शैतान की तरह देखते थे कि ये तो हम पे अटैक कर रहा है, तो ये आदमी गलत है, चाहे उसके कुछ भी रीजंस हो, चाहे वो दूसरा साम्राज्य हो। तो ये सभी को बारबेरियन कहते थे वैसे तो एक स्पेसिफिक ट्राइब को बारबेरियन नहीं कहा जाता है कि सिर्फ आप ये कह दो कि जर्मेनिक ट्राइब्स को ही यहाँ पे बारबेरियन कहा जाएगा, नॉर्थ से आने वाली। हुण जो है वो तो नॉर्थ से नहीं आए थे इनके, वो तो ईस्ट से आए थे, उनको भी ये बारबेरियन ही कहते हैं। तो जितनी भी ट्राइब्स ने इनके ऊपर अटैक किया, उन सभी को बारबेरियन कहा जाता है। कोई स्पेशल एक ही ट्राइब नहीं थी या एक ही तरीके के लोग नहीं थे। हालांकि ये रोमन्स से थोड़े अलग हुआ करते थे, इनका कल्चर अलग था, इनका रिलीजन अलग था, इनका खान पान, रहने सहने का तरीका सब अलग था। रिलीजन के मामले में इनके बहुत सारे मल्टीपल रिलीजन हुआ करते थे, अलग अलग ट्राइब्स अलग अलग तरीके के रिलीजन्स को मानती थी, स्पेशली एनिमिज्म को मानती थी। मतलब जो प्रकृति को पूजने वाले जो रिलीजन्स हैं उनको ज़्यादातर मानते हैं। जैसे टैंगरिज्म, हुण जो प्रजाति है वो ज़्यादातर माना जाता है कि वो टैंगरिज्म को मानती है। हालांकि बहुत सारे अलग अलग फेथ को वो मानते थे, ओवर द टाइम उन्होंने अपने फेथ्स को बदला भी है। तो ये सब बातें कही जाती हैं। इनकी जो फंक्शन हुआ करता था, गवर्नमेंट उस तरीके से नहीं हुआ करती थी जैसे रोमन में सीनेट हुआ करता था, एम्परर हुआ करता था। इनके तो कबीलों के सरदार और इस तरीके का फंक्शन हुआ करता था। तो पूरी तरीके से जो बारबेरियंस थे, जो ट्राइब्स थी, वो बिल्कुल अलग थी रोमन्स से। और ये अब कहाँ से आई, इसको इस मैप से समझिए। बहुत ही अच्छा मैप है ये, इसको ध्यान से देखिए। जो गोथ हैं, गोथ में भी आपको दो दिखेंगे, एक विजिगोथ दिखेंगे, एक ओस्ट्रोगोथ दिखेंगे। लेकिन पहले ये लोग ओस्ट्रोगोथ और विजिगोथ ना होकर सिर्फ गोथ हुआ करते थे। और ये गोथ लोग कहाँ से आए, इनको हम आगे तो देखो मैं आपको इनकी थ्योरी बताऊंगा, लेकिन अभी आप मैप से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गोथ लोग जो हैं ये स्कैंडिनेविया से आए। स्कैंडिनेविया मतलब आज के समय का डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये वाला जो रीजन है, यहाँ से ये जो लोग आए थे, इस रीजन से नॉर्थ से आए, नॉर्थ यूरोप से आए। और उसके बाद ये चलते चलते यहाँ पे सेंट्रल की तरफ आपको दिखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से स्टेपीज वाले रीजन से होते हुए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद जो हुण जो लोग हैं उन्होंने इनके ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। और हुणों के साथ ये कुछ लोग तो मिक्स हो गए, कुछ लोग जो हैं उन्होंने हुणों के साथ कंटिन्यूसली अटैक किए, उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी। तो दो भागों में ये जो गोथ हैं वो बट गए। एक तो वो लोग जो थे जो हुणों की तरफ चले गए, इनको ओस्ट्रोगोथ कहा गया। और एक जो है वो आगे इधर आगे की तरफ निकल गए, जो ये रोमन अंपायर की तरफ निकल गए, इनको विजिगोथ कहा जाता है।
तो इनका जो टाइमलाइन है वो आप ध्यान से देखिए कि 150 के आसपास ये लोग यहाँ से निकले थे, स्कैंडिनेविया के रीजन से निकले थे, उस तब गोथ थे। उसके अलावा 200 से 350 के आसपास का जो टाइम है उसमें गोथ जो है वो दो भागों में बट गए, एक थे ओस्ट्रोगोथ और एक थे विजिगोथ। उसके बाद यहाँ से हुण आते हैं। हुणों का तो एक लंबा ही इतिहास है। माना जाता है कि कई इतिहासकारों का मानना है कि जो हुण जो लोग हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे, मंगोलिया से आए थे। आगे आपको इनका मैप दिखाऊंगा। और यहाँ पे ये आके इस एरिया तक आ गए और बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। हुणों ने इनके साथ अटैक किए हैं। कुछ ओस्ट्रोगोथ जो थे वो हुणों के साथ ही शामिल हो गए, उनों के साथ एक साथ उनके साथ रहने लग गए और इनके सब्जेक्ट बन गए, इनकी सेना में घुस गए। और इधर विजिगोथ आए। विजिगोथ जो हैं ये इनके ऊपर बार बार अटैक किया करते थे और क्यों करते थे, और फाइनली जाके विजिगोथ जो है वो यहाँ पे सेटल हो गए। उसकी कहानी को इस थ्योरी में आप समझिए। तो एक जर्मनिक ट्राइब थी, स्कैंडिनेविया से आई थी। इन्होंने रोमन ट्राइब्स के साथ काम भी किया है, रोमन अंपायर के साथ कुछ तक काम, वो भी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं और बहुत बार इनकी सेना में भी काम किया है। कैसे कैसे हुआ है कि जब विजिगोथ जो हैं वो एम्पायर के साथ पहले तो लूट मार करते थे। देखिए ये इनको बारबेरियन ऐसे ही नहीं कहा जाता था। जो ट्राइब्स थी उनके अपने अपने मोटिव्स थे। कुछ के पास उनको खाने पीने रहने के लिए जगह चाहिए हुआ करती थी, तो जगह के लिए वो अटैक करते थे। कई बार उनको मतलब वो इस तरह से अटैक करते थे कि वो लूट मार कर सकें, कि रोमन साम्राज्य के पास बहुत पैसा था तो वो इसके ऊपर अटैक करते थे। तो विजिगोथ्स ने सबसे पहले इस एरिया पे अटैक करने शुरू कर दिए थे। स्पेशली जो ये वाला हिस्सा था जो पुराना ग्रीक अंपायर का हिस्सा हुआ करता था, ग्रीक कॉलोनीज हुआ करती थी, वहां पे इन्होंने अटैक किए थे और यहां से इन्होंने काफी लूटमार करी। वापस चले जाते थे, एम्परर इनको पैसे दे दिया करता था। बात सीधी सी बात थी कि विजिगोथ जो थे वो हुणों से तो डरते थे, बाकी ये इनके ऊपर अटैक करते थे रोमन अंपायर के ऊपर, लेकिन हुणों से डरते थे। और हुणों से बचने के लिए ये एम्पायर में बार बार आ जाते थे कि इसमें आ जाते थे, फिर यहाँ लूटमार करते थे रोमन साम्राज्य में। तो यहाँ का जो एम्परर हुआ करता था उस एम्परर ने इनको जगह दे दी और कहा कि आप यहाँ पे रह लो, कुछ एरिया दे दिया, इनको कुछ सोना दे दिया। जब ये इनके ऊपर अटैक करते थे अपनी कॉलोनीज को बचाने के लिए, वहाँ के लोगों को ये बुरी तरीके से मारते थे, तो ये चीज़ें थी। लेकिन पूरी तरीके से खुश नहीं थे हुण ये जो विजिगोथ थे, क्योंकि इनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था जैसा कि ये चाहते थे। इनको आर्मी में भर्ती होना था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये बेसिकली यहाँ पे आके सेटल हो गई। उस मैप में आप विजिगोथ वाले मैप में मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन फाइनली विजिगोथ्स ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया था। वो काम क्या था वो 410 में अब आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले क्या हुआ था, थियोडोडियस जो राजा बना था, थियोडोडियस के टाइम पे ही 395 में जो वेस्टर्न रोमन अंपायर और ईस्टर्न रोमन अंपायर है उसका दो भागों में विभाजन हुआ था। उसके टाइम तक चीजें ठीक थी, विजिगोथ्स के साथ और रोमन एम्परर के साथ एकदम चीजें ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन जो ही उसकी डेथ हुई उसके बाद ये दो भागों में बट गया और जो यहाँ पे राजा हुआ करता था इसका वेस्टर्न रोमन अंपायर का राजा, वो इनको इतना अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करता था जैसा पहले उनको ट्रीटमेंट मिल रहा था। जैसे उनको वादे किए गए थे कि आपको सेना में हम भर्ती देंगे, आपको कुछ अच्छे पदों पर भेजा जाएगा, आपको हम मिलिट्री में रिक्रूट करेंगे, आपको खेत दिए जाएंगे, बड़ी आपको लैंड ओनरशिप दी जाएगी। तो ये जो सारे प्रॉमिस किए थे थियोडोडियस के टाइम पे, ये प्रॉमिस जो है आने वाले जो एम्परर थे वो निभा नहीं पाए। और जिसकी वजह से क्या होता है, इनका एक सिपहसालार होता है और एक बेसिकली इनका राजा होता है इन विजिगोथ्स का, उसका नाम होता है एलारिक। एलारिक जो होता है ये इससे बहुत ज़्यादा नाखुश होता है और अपने लोगों को वो एकजुट करता है और वो कहता है कि हम कुछ भीख नहीं मांग रहे हैं रोमन साम्राज्य के एम्परर से, हमारे साथ प्रॉमिस किए गए हैं और अगर हमारे प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया गया तो हम रोम के ऊपर अटैक कर देंगे, चढ़ाई कर देंगे। और फाइनली चढ़ाई होती भी है 410 में, जिसको कहा जाता है सैक ऑफ रोम। सबसे पहले ये जो 410 की सेक हुई जिसमें विजिगोथ्स के राजा एलारिक ने क्या कर दिया था, रोम के ऊपर चढ़ाई कर दी थी और बहुत ही बुरी तरीके से रोमन आर्मी को उसकी राजधानी में जाके हराया था। तो राजधानी में जाके अगर हरा दिया अगर रोमन साम्राज्य को, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और बाकी जो बारबेरियन ट्राइब्स थी वो भी इस चीज़ को देख रही थी कि रोम ऐसा नहीं है कि वो इनफेलिबल है, उसको हराया नहीं जा सकता। तो एक तरीके से रोम के लिए एक बहुत ही बड़ा धक्का था उसकी प्रेस्टीज को। 410 में 24 अगस्त 410 को जब रोम शहर को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया, बहुत से लोगों को यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों को मार दिया गया। उसके बाद रोम जो है इसके कंट्रोल में आ गया, पूरी तरीके से इसको लूटा गया और यहाँ पे जितनी भी संपदा थी उसको लेके विजिगोथ जो है वो एक बार के लिए तो यहीं सेटल हो गए थे और बाद में जो है इस शहर को तो छोड़ के चले गए और वो जो
आज के समय स्पेन और फ्रांस वाला इलाका है, उस इलाके में चले गए। राजा उस समय ओनोरियस हुआ करता था। वेस्टर्न रोमन अंपायर ओनोरियस के पास था। ईस्टर्न रोमन अंपायर जो है एडोरियस नाम का राजा था। एग्जैक्टली नाम भूल रहा हूं मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। उसके ईस्टर्न रोमन अंपायर यानी बेजेंटाइन वाला हिस्सा उसके पास था। गाला प्लेसीडिसिया एक लड़की थी जो इस रोमन अंपायर की बहन थी। इसको अपने साथ लेके चला जाता है लड़की, एक तरीके से होस्टेज बना के ले जाता है कि आप हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं करोगे जब तक ये हमारे साथ रहेगी। हालांकि ये एम्परर जो है वो इनकी मांगे पूरी नहीं कर पाता है और आने वाले समय में एलैरिक जो है इसकी भी डेथ हो जाती है जल्दी ही, 2-3 साल बाद ही, उसी साल हो जाती है सॉरी, जो 410 है इसमें ही कुछ महीनों में ही इसकी डेथ हो जाती है। रोम को इसने जब कैप्चर किया था उसके बाद, और ये राज नहीं कर पाया रोम के ऊपर। लेकिन इसका जो ब्रदर इन लॉ था जिसका नाम था अतौफ, इसने इस गैला के साथ शादी कर ली, ये जो एम्परर की बहन थी इसके साथ, और इसको राजा बना दिया गया। उसके बाद ये लोग जो हैं रोम के अंदर सेटल नहीं हुए, क्योंकि रोम के अंदर ऑलरेडी बहुत बड़ी पॉपुलेशन रह रही थी और रोमन लोग वहाँ पे रह रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि आप सबको मार के वहाँ पे नए एस्टेब्लिशमेंट करोगे। इनको तो ज़मीनें चाहिए थी, इनको लैंड ओनरशिप चाहिए थी, इनको आर्मी में रिक्रूट होना था। तो वो इन्होंने जो अपनी मांगे थी वो पूरी मनवा ली, और उसके बाद जो है ये चले गए आगे जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है गोल का, उस इलाके में जाके इन्होंने अपना एम्पायर बना लिया। तो मैं ये जो मैप दिखा रहा हूँ आपको, ये किंगडम ऑफ विजिगोथ जो है ये इन्होंने यहाँ पे जाके एस्टेब्लिश कर लिया। जब इन्होंने रोम को हरा दिया था तो 418 एडी के आसपास इस एरिया में ये जाके सेटल डाउन हो गए। उसके बाद इन्होंने रोमन्स के साथ इन्होंने एक तरीके से समझौते तो कर ही लिए थे। तो बाद में जाके जो अटिला द हुन है, हुणों के जब इन्वेजन हो रहे थे तो उस समय ये लोग क्या कर रहे थे, रोमन अंपायर को सपोर्ट कर रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि हुण जो है वो रोम को कंट्रोल करें, क्योंकि हुण जो थे वो बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्रूटल थे और बहुत ज्यादा उन्होंने पूरी तरह से तबाही मचा रखी थी पूरे यूरोप में। तो हुणों से सब डरते थे। तो हुणों के खिलाफ एक बहुत ही फेमस बैटल हुआ था, बैटल ऑफ यहाँ पे कैटल लैन्यूस, ये जो बैटल हुआ था इसमें इन्होंने हुणों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है रोमन अंपायर के साथ मिलके। तो ये रोमन अंपायर के साथ जो विजिगोथ हैं उनका इतिहास रहा है। विजिगोथ ने इनके ऊपर बार बार अटैक किए, लेकिन विजिगोथ ने कैसे भी करके 410 में रोम को कैप्चर कर लिया था और उसको वीक बना दिया। अब ऑस्ट्रोगोथ को मैंने पिछले उसमें स्लाइड में दिखाया था आपको। ऑस्ट्रोगोथ कहाँ हैं, जो गोथ जो थे जो दो भागों में बट गए थे, एक तरफ विजिगोथ आ गए, एक तरफ ऑस्ट्रोगोथ आ गए। तो ये ऑस्ट्रोगोथ कुछ लोग तो वो हैं हुणों के साथ हुणों के सब्जेक्ट्स बन गए थे, और कुछ लोग जो हैं वो इनके साथ मिलके ही अटैक किया करते थे। और यहाँ पे आके इस इलाके में इन्होंने अपना एम्पायर बना लिया था। 490 से लेके 550 के आसपास का जो इलाका टाइम था, उसमें इन्होंने, इनका एक इंपॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम था थियोडोरिक जो था, ये एक बहुत ही फेमस लीडर था ऑर्थोगोथ्स का। हालांकि बहुत सारे ऑर्थोगोथ्स जो हुए हैं इन्होंने इनके ऊपर अटैक किए हैं, लेकिन जो थियोडोरिक था ये एक वॉर प्रिजनर रहा था कॉन्स्टेंटिनोपल में, जो राजधानी हुआ करती थी ईस्टर्न रोमन अंपायर की, वहाँ पे। तो उसके बाद ये जब यहाँ पे समझ रहा था, जब प्रिजनर रह रहा था, तो उसको समझ में आ गया कि रोमन साम्राज्य की जो आर्मी है वो किस तरह से काम करती है, इनकी क्या कमजोरी है, क्या लूप होल्स हैं। तो वो चीज़ों को समझ के उसने बाद में इनके ऊपर अटैक किए थे, और समझने के बाद नॉर्दर्न इटली का ये वाला जो हिस्सा है पहले इस पे ऊपर अटैक किए, और धीरे धीरे करके जब रोमन साम्राज्य ऑलरेडी वीक हो चुका था उसके बाद उसने इस एरिया में अपने साम्राज्य को बसाया। ये तो वो समय है जब मान लो रोमन पूरी तरह से फॉल कर गया था। 476 से भी बाद का समय है जब ऑर्थोगोथ ने अपना किंगडम को स्टैब्लिश किया है। तो ये वो टाइम है, बाद का टाइम है। विजिगोथ तो पहले ही यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुके थे। उसके बाद थियोडोरिक की डेथ के बाद जो ऑर्थोगोथ्स हैं इन्होंने अपना बहुत सारा कंट्रोल जो है रोम के अंदर से वो खो दिया, और आगे चल के ये जो लोग हैं वो एल्प्स वाले इलाके में जाके यहाँ पे जाके सेटल हो गए, नॉर्दर्न पार्ट में जाके एस्टेब्लिश हो गए। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑर्थोगोथ्स जो हैं वो रोमन कल्चर से ही सीख रहे थे। उन्होंने अपने कल्चर को सस्टेन करने की बजाय वो इनके अंदर जाके घुल मिल गए। वो कुछ लोग तो हुणों में मिल गए, कुछ लोग जाके रोमन की जो जनता थी, आम जनता जो एम्पायर के अंदर रहा करती थी, उनके साथ इन्होंने मिलना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन्होंने करना शुरू कर दिया। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं इन्होंने फिर से, जो तोड़फोड़ हो गई थी उनको फिर से बनवाया। तो ये उतने ज़्यादा बारबेरियंस नहीं थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं मचाई, लेकिन इनको भी बारबेरियन ही कहा जाएगा अगर आप रोमन के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को देखें तो। ये हो गया है। अब ये रोमन देखिए,
विजिगोथ्स को स्टैब्लिश कर दिया है हमने, ओथ्रोगोथ्स को स्टैब्लिश कर दिया है। अब आने वाली और कौन कौन सी ट्राइब्स हैं उनकी ओर देख लेते हैं। वेंडल्स आएंगे, अब वेंडल्स आएंगे, फिर हुन्स आएंगे, फिर उसके अलावा फ्रैंक्स आएंगे। वेंडल्स जो है, जिसका मैंने शब्द के भी बारे में आपसे बताया था कि वेंडलाइज करना मतलब किसी चीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना, और बहुत ही ऐसी ट्राइब थी जो कि बारबेरियन ट्राइब थी, बर्बरता से लोगों का यहाँ पे मारकाट मचाते थे, जहाँ पे भी अटैक करते थे। तो इसीलिए इनके नाम की वजह, जैसा इनका काम थे उसी वजह से इनका जो नाम है उसको ही आगे चल के ऐसा कह दिया गया कि ये वेंडलाइज करते हैं। तो वेंडलाइजेशन का जो मतलब है वो हो गया तोड़ फोड़ और बर्बाद करना। तो ये जो लोग थे ये नॉर्दर्न यूरोप से ही आए थे, ये लोग भी, जैसे स्कैंडिनेविया वाला जो क्षेत्र है वहाँ से ये वेंडल्स आए थे। अगर वेंडल्स का भी मैं आपको मैप दिखाऊं तो ये लोग जो हैं यहाँ से, इनके जो अटैक्स थे वो यहाँ होके वेंडल्स यहाँ पे आके सेटल हुए थे, लेकिन आए इधर से ही थे, यहाँ पे आके सेटल हुए, क्योंकि इस इलाके में तो ओथ्रोगोथ्स ने कंट्रोल कर लिया, इधर विजिगोथ्स ने कर लिया, इधर हुन आ रहे थे, तो इन वेंडल्स को इधर आके सेटल होना पड़ा। और फिर ये फाइनली जाके नॉर्दर्न अफ्रीका वाला वो पार्ट जहाँ पे यहाँ पे रहा कर कंट्रोल हुआ करता था रोमन अंपायर का, उस इलाके में जाके इन्होंने अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लिया। इन्होंने फाइनली रोम के साथ 442 एडी में पीस ट्रीटी साइन कर ली थी। उसके बाद फिर से इन्होंने अटैक कर दिया 455 में, ट्रीटी को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। जब रोमन अंपायर वीक पड़ रहा था तो ये बार बार उसके ऊपर अटैक कर देते थे, बार बार उसको लूटते थे, लूटमार करते थे। जो वहाँ पे राजा हुआ करता था, एम्परर हुआ करता था रोमन अंपायर का, उससे ये एक तरीके से रैंसम वसूला करते थे, पैसा वसूलते थे कि आप हमें पैसा दो तभी हम आपके प्रांतों को आज़ाद करेंगे, वहाँ के लोगों को छोड़ेंगे नहीं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मारकाट मचा दिया करते थे। तो वेंडल किंग जो जेनरसिक जो हुआ था, इसने 455 में जो है रोम को एक तरह से सैक किया था, उसके ऊपर धावा बोला था, और बहुत सारी सिटी को इसने बहुत लूटा था। 2 वीक तक यहाँ पे सिटी को पूरी तरीके से वेंडलाइज किया था एक तरीके से। तो ये वेंडल्स रहे हैं और ये लोग जो हैं यहाँ से आके इस इलाके में आके फाइनली स्टैब्लिश हो गए। तो 3 जातियों को हमने पढ़ लिया है, वेंडल्स को पढ़ लिया और ये दोनों को पढ़ लिया है, गोथ्स जो हैं 2 भागों में बटे हुए, इनको पढ़ लिया है। फाइनली बात करते हैं हुन्स की। हुन के ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा। जो हुन जो लोग थे ये कहाँ से आए थे, इनका राइज कैसे हुआ, फॉल कैसे हुआ, और इनके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। कुछ हिस्टोरियंस का, ज़्यादातर हिस्टोरियंस का आज के समय ये मानना है कि जो मंगोलिया में ट्राइब्स थी वही हुन थी, और ये यहीं से आई थी। इन्होंने वेस्टर्न यूरोप में भी चली गई, यहाँ पे पर्शिया में भी गई, और इंडिया में भी इन्होंने अटैक किए हैं। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे आपको पता है हुनों के भारत पे आक्रमण हुए थे। उसके अलावा ईरान में भी इन्होंने अटैक किए हैं। और उसके बाद ये जो वाइट हुन्स हैं, जिनको कहा जाता है जो यूरोप वाले हुन हैं, ये चले गए थे यहाँ पर, इन्होंने जाके अटैक किए हैं रोमन अंपायर के ऊपर। तो ये मंगोलिया से निकले हैं, और माना जाता है कि ये जो हुन हुए हैं इन्हीं के डिसेंडेंट और इन्हीं के साथ के ही लोग जो हैं वो मंगोलियन किंगडम जो आगे बना, चंगेज खान का जो अंपायर है, वो दोनों एक ही आसपास के लोग हैं, एक ही डिसेंडेंट के लोग हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य इस्टेब्लिश किया है। बहुत ही बारबेरियन थे ये लोग, ये टेंगरी रिलीजन को मानते थे। और अटीला द हुन जो है वो सबसे पॉपुलर रूलर हुआ है इनका। उसने ओथ्रोगोथ को यहाँ पे हराया था, वो इनके बहुत सारे ओट्रोगोथ जो हैं वो इनके सब्जेक्ट्स भी बन गए थे। फिर ईस्टर्न रोमन अंपायर को इन्होंने बहुत बार इन्वेड करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे ना सिर्फ वेस्टर्न रोमन अंपायर को बल्कि ईस्टर्न रोमन अंपायर के ऊपर भी इन्होंने अटैक किया है। ईस्टर्न रोमन अंपायर को इन्वेड करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन थोड़ी ऐसी थी, टेढ़ी थी, कि आपको एक तरफ से ब्लैक सी को पार करना पड़ेगा और दूसरी तरफ से आपको अगर अटैक करना है तो दूसरी तरफ से आपको मेडिटेरियन को करना पड़ेगा। और नेवी उनकी स्ट्रॉन्ग थी, तो उनको आसानी से इन्वेड नहीं किया जा सकता था। इसीलिए वेस्टर्न रोमन अंपायर तो फॉल कर गया। ईस्टर्न रोमन अंपायर आने वाले 1000 साल तक चला है, जब तक ओटोमन्स ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया। तो ये चीज़ें हुई। उसके अलावा ये जो रोमन गॉल्स वाले इलाके को इन्होंने जीता, फ्रांस वाले इलाके को इन्होंने कॉन्कर किया, और उस इलाके में जाके कई सेटल डाउन वहाँ पे हो गए। और फाइनली 452 में हुनों ने इटली को पूरी तरीके से इन्वेड कर दिया था, और सिटी जो रोम थी इसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं लिया, इन्होंने लूट मार करके ये यहाँ से वापस चले गए। तो हुनों का इतिहास जो है वो बहुत लंबा रहा है, और बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही बुरी तरीके से किसी शहर में जाके अटैक करते थे, उसको तबाह करते थे। और अटीला द हुन जो है, जो सबसे पॉपुलर और सबसे ग्रेटेस्ट रूलर रहा है इनका, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है। आप ये देखिए कितना बड़ा साम्राज्य है इसका, पूरा का पूरा कैस्पियन सी और ब्लैक सी के आसपास का जो ऊपर का नॉर्दर्न यूरोप वाला हिस्सा है, ये पूरा इसके कंट्रोल में हुआ करता था। और किसी की यहाँ पे दूसरी ट्राइब्स की भी हिम्मत नहीं हुआ करती थी अटीला द हुन की जो ट्राइब्स थी, हुन्स जो थे, उनके सामने लड़ाई लड़ने की। लेकिन अटीला के फॉल के बाद ये जो हुनों का जो
एम्पायर था वो भी धीरे धीरे करके फॉल कर गया। इसके बारे में हम सेपरेटली जरूर पढ़ेंगे। फ्रैंक्स की बात करते हैं। फ्रैंक जो ट्राइब है जिसके नाम पे आज के समय फ्रांस का नाम पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जाके फ्रांस वाले इलाके में जाके ट्राइब सेटल डाउन हो गए थे। आज के समय ये फ्रांस में स्टैब्लिश हो गए, इसीलिए इस फ्रैंक्स के नाम से ही इनका नाम फ्रांस पड़ा, इस देश का नाम। और लगभग 300 एडी के आसपास इन्होंने इन्वेड करना शुरू कर दिया था रोमन अंपायर को। फ्रांस का भी हिस्सा बहुत सारा आप जानते हैं कि रोमन अंपायर के अंडर आया करता था। फिर ये लोग जाके धीरे धीरे करके, जब रोमन अंपायर वीक पड़ रहा था तो ये जाके धीरे धीरे करके सेटल डाउन हो गए पूरे के पूरे वेस्टर्न यूरोप और फ्रांस वाले इलाके में, वहां पे रहने लग गए। 410 का सैक हमने देखा, 455 में जो यहाँ पे वेंडल्स ने सैक किया उसको देखा, 452 में हुणों ने इसके ऊपर अटैक किया, और फाइनली 476 आते आते जो वेस्टर्न रोमन अंपायर है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया था। उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कमज़ोर हो गया था, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा लूटमार हो चुकी थी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रखे थे, सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस हो रखी थी, जनता खुश नहीं थी, एम्परर जो है वो इतना पोटेंट नहीं था जिसमें जो इतने बड़े साम्राज्य को अपने कंट्रोल में रख पाए। तो धीरे धीरे करके जो वेस्टर्न रोमन अंपायर है उसका फॉल हो गया। और 476 में जर्मनिक बारबेरियन किंग था जिसका नाम था ओडोएसर, इसने जो लास्ट रोमन एम्परर था वेस्टर्न रोमन अंपायर का जिसका नाम था रोमुलस अगस्टस, इसको हरा दिया बैटलफील्ड में, और यहाँ से जो है वेस्टर्न रोमन अंपायर का अंत हो गया, पूरी तरह से वो कोलैप्स कर गया। अब वेस्टर्न रोमन अंपायर 476 के बाद आपको दुनिया के नक्शे पे नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो वेस्टर्न रोमन अंपायर था जो इतने समय तक, एक सैकड़ों सालों तक इतने बड़े एरिया पे इसने कंट्रोल किया था, उसकी हार फाइनली एक जर्मनिक ट्राइब के रूलर के द्वारा हुई। और जो बड़े बड़े एम्परर जो हुए हैं, अगस्टस, सीजर जैसे लोग हुए हैं जो कभी किसी के सामने हारते नहीं थे, वो फाइनली एक ट्राइब से हार गए। और एक नहीं, बहुत सारे बारबेरियंस ट्राइब्स ने इनके ऊपर अटैक किया है, और बहुत सारे और भी कारण थे इनके फॉल करने के, लेकिन वेस्टर्न रोमन अंपायर फाइनली 476 में फॉल कर गया। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ सक्सेस प्लस एकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम से आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको वीडियोस की पीडीएफ और इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी, और इनके लिंक आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो।